नमस्कार दोस्तों आज जिस कवि के बारे में मैं आपसे मुखातिब हूँ उनका जन्मदिन आज है और विशेष रूप से मैं उनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दशकों पहले उनकी एक कविता इसी देश में, हमारे देश में लाखों, अगर मैं ये कह दूँ कि करोड़ों तक पहुँच गई थी तो वो बात भी गलत नहीं होगी। और उनका एक गीत जो था वो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, स्कूली और कॉलेज के पाठ्यक्रम में, और उसके बाद भी निरंतर वो गीत प्रासंगिक बना रहा और उसकी चर्चा होती रही। गीत था गीत फरोश। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त, आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले जो पढ़ा था वो आज भी उसका बहुत सारा हिस्सा ज़बानी याद है। वो इसलिए कि उसमें एक जादुई शब्द संरचना और भाव प्रवणता और जो प्रवाहमयता होती थी वो बड़ी गज़ब की होती थी। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र, उनको जो बड़े बड़े सम्मान से लोग भवानी दादा कहा करते थे और भवानी बाबा भी कहा करते थे कई जगह पे। उनका एक गीत था मित्रों, बहुत चर्चा में रहा कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास लगाएगा। ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। ये गीत भवानी भोवाली की है हवा हजूर। और इस तरह से इतनी लंबी कविता है। मतलब यह है कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से दो बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक तो यह कि जब आप मात्र कुछ एक नुस्खेबाजी के लिए या स्टेटस सिंबल के लिए जब आप कविता लिखते हैं तो उसके बाद ये मनस्थितियाँ होती हैं कि जिस तरह का गीत मांगा जाए आप उस तरह का गीत हाजिर कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से कटाक्ष था, एक व्यंग था, लेकिन वो व्यंग इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ मित्रों, गीत फरोश के नाम से उनका काव्य संकलन छपा और लोग अक्सर जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। और उसमें कई बार आगे जाके वो कहते हैं ये ढेर लग गया चलो हटाता हूँ, कुछ और नए हैं वो दिखलाता हूँ। तो ये एक अजीब सी जो उस वक्त कवि सम्मेलनी कविता की एक परंपरा सी बन गई थी, उसको लेकर उन्होंने ये एक कटाक्ष किया था और वो कालांतर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो बहुत सारी बातों को लेकर उसमें ये था कि समय के प्रसंग में बहुत कुछ कह जाते थे और जो कहते थे वो आम आदमी की ज़ुबान पर और प्रबुद्ध आदमी की ज़ुबान पर, जहन पर, दोनों पर पूरी तरह से वो हावी हो जाता था। और अक्सर ये आसान भाषा के तरफदार थे और इनका एक कहना होता था कि जिस तरह हम बोलते हैं, कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, कि जिस तरह हम बोलते हैं इस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये एक शैली थी इनकी जो अनूठी, जिसने प्रभाव डाला समकालीनों पर भी, प्रबुद्ध लोगों पर भी, बौद्धिक तकाज़ों को भी अच्छी तरह से उनको निभाया। और इस महान कवि का जन्म मित्रों 29 मार्च को, यानी तारीख़ आज की थी लेकिन वर्ष 1914 था और मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। और वहाँ से हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत तीनों भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षण का कार्यक्रम आरंभ किया। पढ़ाते रहे स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी। लेकिन उसके बाद जब स्वाधीनता आंदोलन की लहर चली तो सब कुछ छोड़ छाड़ के महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इनकी विशेष भूमिका रही। गिरफ़्तार हुए और 3 साल तक जेल में रहे। 1945 में जाके रिहा हुए और उसके बाद उन्होंने बाकी जो वक्त आने वाला वो था कि जब तक ये महिलाएं जो शिक्षित नहीं होती हमारे देश की, तब तक ये देश स्वाधीन होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो इन्होंने आगे नहीं जा पाएगा। तो इन्होंने वर्धा के महिला आश्रम में
सिर्फ महिलाओं को शिक्षा देते हुए बाकी वक्त बिताया। आकाशवाणी में लंबे अरसे तक रहे। गांधी बाबा के संपर्क में तो थे ही, बाद में विनोबा के साथ मिलकर भी इन्होंने गांधीवादी वैचारिकता को बड़ा एक प्रखर और मुखर रूप दिया। आपातकाल में इनकी विशेष भूमिका थी। आपातकाल में जितनी ज़्यादा कविताएं दिनकर जी की या दुष्यंत की लोकप्रिय होती थी, उतनी ही भवानी भाई की भी। और अक्सर आपातकाल में एक नियम बना लिया था इन्होंने कि हर दिन मैं 3 कविताएं आपातकाल के विरुद्ध लिखा करूंगा। और बाद में पूरा संकलन त्रिकाल संध्या के नाम से छपा, और वो आज भी उस काल के आपातकाल के विरुद्ध रची गई रचनाओं का एक दस्तावेज़ है, जिसको आज भी बड़े गर्व से याद किया जाता है। और उसके बाद इनका जो मुख्य कार्य था वो था पर्यावरण पर। पर्यावरण पर इन्होंने जो काम किया वो इतना ठोस था कि वो उसके बाद इनके बेटे अनुपम मिश्र ने भी उसको आगे बढ़ाया। और अनुपम मिश्र की एक किताब आई थी तालाबों के बारे में, तो वो बड़ी अद्भुत थी। और लोग कहते थे कि बिल्कुल भवानी भाई की जो आत्मा है वो उनके जाने से पहले ही अनुपम में प्रवेश कर गई थी। और ये बड़ी गज़ब की बात लगती थी कि ये बिल्कुल एक पीढ़ी पूरी की पूरी इन्होंने इसी लेखन में, सृजन में खर्च की। और काफ़ी लंबे अरसे तक इन सब गतिविधियों के बावजूद ये आकाशवाणी में भी कार्यरत रहे। आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तो रहे ही, वहाँ निदेशक भी रहे। और बाद में दिल्ली आकाशवाणी में भी काफ़ी लंबे अरसे तक इन्होंने काम किया, सेवाएं दी। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए सत्ता से कभी समझौता नहीं किया। और छोटी छोटी बातों के लिए ही इन्होंने कभी अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए कोई बहुत क्लिष्ट या बहुत उच्च स्तर की साहित्यिक या संस्कृतनिष्ठ भाषा का भी प्रयोग नहीं किया। यही इनकी विशेषता थी। और आज इस गीत फरोश को बड़े श्रद्धा के साथ याद कर लेना चाहिए। और जन्मदिन है उनका, क्योंकि ऐसे लोग जाते नहीं हैं। यद्यपि इनका निधन भी हो चुका है, हमारे बीच में सशरीर नहीं हैं, लेकिन आज भी ऐसे बंदे, ऐसे शख्सियतें, ऐसे सृजनशील जो कवि हैं वो हमारे बीच में सदा अपनी कविताओं के माध्यम से ज़िंदा रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।